हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी अड्डा। बीपीएससी अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स एंड बिहार स्पेशल का यह सीरीज आपके आगामी बिहार सीडीपीओ, बिहार दरोगा एवं 67th बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। यदि अभी तक आपने बिहार सीडीपीओ का फॉर्म नहीं फिलअप किया है तो फॉर्म फिलअप कर दीजिए, क्योंकि जो लास्ट डेट है वो 1 अप्रैल है, अर्थात 1 अप्रैल को इसका लास्ट डेट है। और सीटों की संख्या 55 है, काफ़ी अच्छी सैलरी है। तो जल्दी से जल्दी इसको फॉर्म भर दीजिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम है इसका वो जुलाई में अनुमानित है। तो जुलाई में अगर एग्ज़ाम है तो आपके पास मात्र 3-4 महीने का समय जो है बचे हुए, इसी में आपको प्रिपरेशन करने हैं। जो 66 बीपीएससी की प्रिलिमिनरी का जो कट ऑफ आपने देखा होगा, जितना हाई गया है कट ऑफ, उसको देखते हुए जो सीडीपीओ का प्रिपरेशन है उसमें आपको काफ़ी मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। सो इसीलिए करंट अफेयर्स एंड बिहार स्पेशल का सीरीज चालू कर दिया गया है, क्योंकि अब समय बहुत कम है। और ये करंट अफेयर्स एंड बिहार स्पेशल का सेट 2 है। सेट पर 1 को पहले ही अपलोड कर दिया गया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसे जाके देखिए। प्लेलिस्ट इसका तैयार कर दिया जाएगा, करंट अफेयर्स एंड बिहार स्पेशल का प्लेलिस्ट तैयार कर दिया जाएगा। इसका पीडीएफ भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस इसलिए कीजिए ताकि आपको जब वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य को कोविड-19 महामारी के दौरान पैसे ट्रांसफर करने के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 का विजेता चुना गया? आपके पास 5 सेकंड का समय दिया जाता है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर्स अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। जब वीडियो फिनिश हो, जब वीडियो के अंत में आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए। और ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि देखिए पार्टिसिपेट नहीं कीजिएगा तो आपकी हैबिट इनकलकेट नहीं होगी। क्योंकि जब आप सेट प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपको जब सेट बनाते हैं तो आपको ये नहीं पता चल गया पाएगा कि आपने जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसमें से कितने आपके सही आंसर थे। कई बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि अभी तो हमें कुछ नहीं आता है तो हमें सेट प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है। आप सेट प्रैक्टिस कीजिए, चाहे वो 4 ही क्वेश्चन सही हो, 10 क्वेश्चन सही हो, 20 क्वेश्चन सही हो सकता है किसी का 30 क्वेश्चन का 30 क्वेश्चन सही होगा। लेकिन अगर आप स्टार्ट नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा, इवेलुएट आप नहीं कर पाएंगे। सो आप नोट डाउन करते जाइए अपने आंसर को अपनी नोटबुक में, और वीडियो के अंत में आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताइए। सो आपको बताना है कि इनमें से किस राज्य को कोविड-19 महामारी के दौरान पैसे ट्रांसफर करने के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 का विजेता चुना गया? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी न्यू दिल्ली। कोविड-19 महामारी के दौरान पैसे ट्रांसफर करने के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 का विजेता बिहार को चुना गया था। अतः इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा होगा ऑप्शन बी, बिहार। बिहार सरकार के द्वारा बिहार के बाहर लगभग 21 लाख से अधिक श्रमिकों को बिहार सहायता मोबाइल ऐप, इसे भी याद रखिएगा, बिहार सहायता मोबाइल ऐप के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। सो अगर ये क्वेश्चन पूछ देता है, क्वेश्चन को घुमाता है कि बिहार सहायता मोबाइल ऐप का संबंध किससे है, सो आपको ये आंसर आ जाएगा कि कोविड-19 के समय श्रमिकों, बिहार से बाहर रह रहे श्रमिकों को मदद करने के लिए डिजिटल ट्रांसफर के लिए बना था बिहार सहायता मोबाइल ऐप। याद रखिएगा इस एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन का, बिहार सहायता मोबाइल एप्लीकेशन। वही बिहार का मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पहले हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत किस राज्य में की गई है? हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत किस राज्य में की गई है? ये जो भारत का पहला हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी, ऐसा सुविधा जो है आप दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में देखते होंगे, इस तरह की सुविधा है वहाँ पर। लेकिन भारत में पहली बार ऐसी सुविधा किया गया है। आपको बताना कि ये किस राज्य में किया गया है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश एंड डी बिहार। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी, वाइल्ड लाइफ सफारी, ये वाइल्ड कर लीजिए, वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत की गई है। इसके अलावा राज्य सरकार पेंच, कान्हा, पन्ना टाइगर रिजर्व में भी इसकी सेवा शुरुआत करने की योजना बना रही है। सबसे पहले तो ये कि हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत कहाँ की गई, तो मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में, तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। इसके अलावा आपको यहाँ 3 टाइगर रिजर्व का और नाम देगा, इसको भी याद रखिए। कौन कौन? पेंच, कान्हा और पन्ना टाइगर रिजर्व।
सो इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो मध्य प्रदेश। पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो मध्य प्रदेश। पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो मध्य प्रदेश। और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल। एक चीज याद रखिएगा, आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल के साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी राज्यपाल है। सो इस प्रश्न से इतना ही। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ है। आपको यह बताना है कि भारत का सबसे ऊंचा मेट्रोलॉजिकल सेंटर कहाँ है। वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर दीजिए। आपके ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी लेह, डी हिमाचल प्रदेश। सो भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र लेह में स्थित है, अतः इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी लेह। लेह में स्थापित किया गया मौसम विज्ञान केंद्र जो है हिमालय में स्थित दूसरा मौसम विज्ञान केंद्र है। ध्यान रखिएगा, हिमालय में टोटल 2 मौसम विज्ञान मेट्रोलॉजिकल सेंटर स्थित है। इससे पहले ऐसा सुविधा जो है वो अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में स्थित था। जो लेह में मेट्रोलॉजिकल सेंटर स्थित है उसकी ऊंचाई 3500 मीटर है और यही ऊंचाई इसको भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र बनाता है। तो आपको याद रखना है, भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ है, लेह में स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 3500 मीटर। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा देश में विकसित इनमें से किस मिसाइल प्रणाली के निर्यात की मंजूरी दे दी गई है। आपको यह बताना है कि भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऐसा स्वदेशी मिसाइल है जिसको निर्यात की अर्थात एक्सपोर्ट की मंजूरी दे दी गई है। ए पृथ्वी, बी अग्नि, सी नाग, डी आकाश। देखिए, भारत सरकार द्वारा आकाश मिसाइल को निर्यात की मंजूरी दे दी गई है, अर्थात आकाश मिसाइल को बेचने की मंजूरी दे दी गई है। अगर हम आकाश मिसाइल की बात करें तो आकाश मिसाइल सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। क्या है, सॉरी, सरफेस टू एयर मिसाइल है। आकाश मिसाइल है वो कम दूरी की सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसकी रेंज 25 किलोमीटर है और यह 25 किलोमीटर की दूरी में मौजूद सैन्य ठिकानों और अहम बिंदुओं की हवाई हमलों से सुरक्षा करता है। सो ये एक एयर डिफेंस का भी काम करता है। अगर आपके जो बेसेज हैं उसको डिफेंस करने के लिए 25 किलोमीटर के रेंज में ये आपको सुरक्षा प्रदान करता है। सो आपको यह याद रखना है कि भारत सरकार के द्वारा देश में विकसित आकाश मिसाइल को निर्यात की मंजूरी दे दी गई है जिसकी रेंज 25 किलोमीटर है और यह एक सरफेस टू एयर अर्थात सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जो आपके सैन्य ठिकानों और अहम बिंदुओं की हवाई हमलों से सुरक्षा करता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ खोला गया है। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ खोला गया है। तो भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क उत्तराखंड में खोला गया है, अतः इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। अब देखिए, उत्तराखंड के हल्द्वानी में लगभग 4 एकड़ में तितलियों, मधुमक्खियों और पक्षियों और कीटों की 40 प्रजातियों के साथ ही देश का पहला पॉलिनेटर पार्क विकसित किया गया है। इस पार्क को विकसित करने का उद्देश्य विभिन्न परागण प्रजातियों का संरक्षण करना है। जितने भी पॉलिनेटर स्पेसीज है उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए उत्तराखंड के हल्द्वानी में पॉलिनेटर पार्क का स्थापना किया गया और यह देश का पहला पॉलिनेटर पार्क है। तो आपको याद रखना है, देश का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ है, उत्तराखंड में। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है। आपको यह बताना है कि वर्तमान में इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो चेयरमैन हैं वो कौन है। ए डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, बी के एस सिवान, सी ए एस किरण कुमार एंड डी मालती सिवान। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं के एस सिवान, अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी के एस सिवान। याद रखिए, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, के एस सिवान है। ठीक है, तो अब बताइए इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ है। इसरो का हेडक्वार्टर बंगलुरु कर्नाटका में है और इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। आप इसको भी याद रखिए। तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, के एस सिवान, और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु, और इसरो की स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है। यूएनडीपी का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी न्यूयॉर्क। यूएनडीपी की स्थापना कब हुई थी। यूएनडीपी की स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1965 को और वर्तमान में इसके हेड कौन है, अचिम स्टेनर इसके वर्तमान हेड हैं।
तो आपको इस प्रश्न से इतना याद रखिए, यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी और इसके वर्तमान में जो हेड हैं वो कौन है? अचिम स्टेनर। अगला प्रश्न देते हैं, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? आपको ये बताना है कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो देखिए, वर्तमान में जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त अर्थात इलेक्शन कमीशन है वो हैं सुनील अरोड़ा। अगला प्रश्न है, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स इनमें से किसके द्वारा जारी किया जाता है? आपको ये बताना है कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो है इनमें से किसके द्वारा जारी किया जाता है। अब डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। सो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक देश भर में डिजिटल भुगतान का डिजिटलाइजेशन के लिए उसके विस्तार को पता लगाने के डिजिटल भुगतान इंडेक्स जारी किया है, अर्थात डिजिटल पेमेंट इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया है? आरबीआई के द्वारा। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, और वह वर्तमान में आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। तो आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। और डिजिटल भुगतान सूचकांक अर्थात डिजिटल पेमेंट इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, अतः इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वाशिंगटन डीसी। आप अपना स्कोर नोटबुक में लिखते जाइए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार के द्वारा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई है? देखिए, लॉन्च पैड स्कीम किस राज्य के द्वारा जारी किया गया है अर्थात शुरुआत किया गया है, आपको यह बताना है, जिसका उद्देश्य है युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना। आपके पास ऑप्शन है ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी मध्य प्रदेश। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड की जो शुरुआत है वो मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया था। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, एफएसएसआई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एफएसएसएआई हिंदी में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा तेलों और वसा में ट्रांस फैट की मात्रा 2% तक सीमित रखने के नियम को कब तक लागू करने का फैसला लिया गया है? जितने भी तेल और फैट्स हैं उसमें अब जो ट्रांस फैट की मात्रा होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 2% होनी चाहिए। और ये कब तक लागू करने का फैसला लिया गया है एफएसएसआई के द्वारा? तो आपको 2022 तक यह मात्रा को 2% तक करना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 2022। एफएसएसएआई अर्थात फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? अगस्त 2011 में हुई थी। इसकी स्थापना खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2008 के अंतर्गत किया गया था। यह प्राधिकरण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, अर्थात एफएसएसआई जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। इसका उद्देश्य खाद्य सामग्री के लिए विज्ञापन पर आधारित मांगों का निर्माण करना तथा खाद्य पदार्थों के विनिर्माण, भंडारण, बिक्री, वितरण तथा आयात आदि को नियंत्रित करना है, ताकि मानव उपयोग के लिए सुरक्षित तथा संपूर्ण आहार की उपलब्धि सुनिश्चित की जा सके। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस देश के द्वारा वर्ष 2023 तक लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। लकड़ी से बना उपग्रह 2023 तक का टारगेट है कि लकड़ी से बने उपग्रह को लॉन्च करेगा। आपके पास ऑप्शन है ए अमेरिका, बी चीन, सी जापान, डी रसिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जापान। जापान ने वर्ष 2023 तक लकड़ी से बने उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है अर्थात एनडीबी का मुख्यालय कहाँ है? आपके पास ऑप्शन है ए बीजिंग, बी वाशिंगटन डीसी, सी शंघाई, डी न्यू दिल्ली। एनडीबी का मुख्यालय है शंघाई में, अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शंघाई। ओके, एनडीबी की स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था? जुलाई 2014 में हुआ था, और एक किसके द्वारा किया गया है? ब्रिक्स ग्रुप के द्वारा किया गया था। और ब्रिक्स ग्रुप में कितने सदस्य हैं?
ब्रिक्स ग्रुप में टोटल 5 मेंबर है। कौन कौन? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। आगे देखते हैं। इंडिया 71 ईयर टेस्ट द एनर्जी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एक बुक है इंडिया 71 ईयर टेस्ट। इंडिया का 71 ईयर टेस्ट होने पर यह बुक लिखा गया है। 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए रामचंद्र गुहा, बी आर कौशिक, सी सचिन तेंदुलकर, डी सुनील गावस्कर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी आर कौशिक। अगला प्रश्न है हैशटैग पैशन को रोको मत। फिर से पढ़ता हूं, हैशटैग पैशन को रोको मत जागरूकता अभियान किसके द्वारा चालू किया गया है? यह एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। हैशटैग पैशन को रोको मत, इस तरह का प्रश्न आजकल जो है पूछे जाने लगे हैं। सो याद रखिए हैशटैग पैशन को रोको मत अवेयरनेस प्रोग्राम आईडीएफसी के द्वारा शुरू किया गया था। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी आईडीएफसी। सो हैशटैग पैशन को रोको मत अभियान जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है? आईडीएफसी के द्वारा शुरू किया गया है। आईडीएफसी म्यूचुअल फंड ने देश भर में अपने नए निवेशकों को जागरूकता अभियान हैशटैग पैशन को रोको मत की शुरुआत की थी। तो आईडीएफसी ने जागरूकता अभियान पैशन को रोको मत की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? आईडीएफसी के द्वारा किया गया। इसने अभियान के जरिए आईडीएफसी म्यूचुअल फंड वेल्थ क्रिएशन क्लच वेल्थ क्रिएशन के से संबंधित प्रयासों को पारंपरिक से समकालीन में बदलना है। आईडीएफसी का मुख्यालय है मुंबई में और इसकी स्थापना हुआ था 2015 में। सो आप याद रखना आईडीएफसी बैंक का जो मुख्यालय है कहाँ है? मुंबई में, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में। अगला प्रश्न, बिहार में साइमन कमीशन का विद्रोह किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? देखिए बिहार में जो साइमन कमीशन का विद्रोह हुआ था वो डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह के डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा थे उनके नेतृत्व में हुआ था। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी चंपारण कब पहुंचे थे? ए जनवरी 1917, बी फरवरी 1917, डी सी मार्च 1917, डी अप्रैल 1917। महात्मा गांधी अप्रैल 1917 में पटना और मुजफ्फरपुर से होते हुए चंपारण पहुंचे थे। अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी अप्रैल 1917। और महात्मा गांधी चंपारण किसके आग्रह पर पहुंचे थे? तो महात्मा गांधी चंपारण राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर पहुंचे थे। यह भी प्रश्न बार बार बिहार में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी चंपारण किसके आग्रह पर पहुंचे थे? तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर पहुंचे थे। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तिनकठिया व्यवस्था क्या था? क्या कर लीजिए यहां, तिनकठिया सिस्टम क्या था? देखिए तिनकठिया सिस्टम क्या था, बेसिकली तिनकठिया सिस्टम, चलिए आप ऑप्शन देख लेते हैं उससे पहले। यह एक लगान की व्यवस्था थी जिसमें फसल के उपज का 3 भाग लगान के रूप में देना पड़ता था। अगला ऑप्शन है यह एक लगान की व्यवस्था थी जिसमें फसल उपज की 3 भाग किसान रखता था तथा बाकी भाग लगान के रूप में देना पड़ता था। अगला ऑप्शन है यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें प्रत्येक बीघा पर किसानों को 3 कट्ठा में नील की खेती करनी पड़ती थी। एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सो तिनकठिया प्रथा बेसिकली 3/20 इसको बोलते हैं, ठीक है, 1 कट्ठा में 20। तो जो 1 बीघे में 20 कट्ठा, तो 3 पार्ट पे 20 भाग के 3 पार्ट पे किसानों को जबरन नील की खेती करनी पड़ती थी और इसी को हम बोलते थे तिनकठिया प्रथा। और ये कहाँ पर फेमस था? चंपारण में फेमस था। तो प्रत्येक बीघे पर उन्हें 3 कट्ठे में नील की खेती अनिवार्यता करनी पड़ती थी, जिसको हम बोलते थे तिनकठिया प्रथा। याद रखिए तिनकठिया प्रथा, प्रत्येक बीघे पर उन्हें 3 कट्ठे में नील की खेती अनिवार्यता करनी पड़ती थी, जिससे तिनकठिया का व्यवस्था। कभी कभी 3/20 भी ऐसा दिया रहेगा, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न, कोल विद्रोह का क्या कारण था? देखिए कोल विद्रोह कब हुआ था, सबसे पहले ये जानिए। कोल विद्रोह छोटानागपुर इलाके में 1831 में स्टार्ट हुआ था और इसके कारण आपको बताना है। आपका ऑप्शन है अधिक लगान का होना, बी उनकी जमीनों को बाहरी लोगों को देना, सी ब्रिटिश अत्याचार, डी इनमें से कोई नहीं। कोल विद्रोह के जो बेसिक कारण थे वो था ट्राइब्स के जमीनों को बाहरी लोगों को देना। अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा उनकी जमीनों को बाहरी लोगों को देना, अर्थात ट्रांसफर ऑफ द लैंड टू द आउटसाइडर। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए मौलाना मजहरूल हक, बी सरफराज हुसैन, सी जनकधारी प्रसाद, डी एन बेसेंट। देखिए भारत में होम रूल की स्थापना वर्ष 1916 में हुआ था और ये किसके द्वारा किया गया था?
श्रीमती एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास में किया गया था और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पुणे में किया गया था। लेकिन आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना जो है जनकधारी प्रसाद के द्वारा किया गया था। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जनकधारी प्रसाद। ओके, इसको दूसरा एंगल देखते हैं। अगर ये प्रश्न पूछता कि बिहार में होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो बिहार में होम रूल लीग की स्थापना मौलाना मजहरुल हक के द्वारा किया गया था। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। थैंक यू।